गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के भारतीय राज्य व्यवस्था के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों में जो अंतर है और इन दोनों के मध्य टकराव की जहाँ जहाँ स्थिति आती है कि दोनों में से सुप्रीम कौन है, बड़ा कौन है, इसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका जो उल्लेख किया गया है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो अमेरिकी संविधान से हमारे यहाँ लिए गए हैं। दूसरी तरफ देखते हैं नीति निर्देशक तत्व जो हैं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है और ये आयरलैंड के संविधान से हमारे यहाँ लिए गए हैं। तो पहली बात हम देखते हैं इनका जो अंतर है, मूल अधिकार जो हैं वो न्याय योग्य हैं। अगर इनका कोई हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मूल अधिकारों का जो आर्टिकल 32 है और 226 के तहत हम 5 प्रकार की रिट जारी करके इन मूल अधिकारों का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक उनका उल्लेख किया गया है, ये न्याय योग्य नहीं है। अगर कोई राज्य इनको लागू नहीं करे तो ये आप न्याय के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। दूसरा जो अपन अंतर देखते हैं, मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति से संबंधित हैं, अर्थात ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य से संबंधित होते हैं। इस बारे में इनका ये एक अंतर है। सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर है वो देखते हैं, मूल अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना फंडामेंटल राइट्स का प्रमुख उद्देश्य है, जबकि इसके विपरीत हम देखते हैं जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनका जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और इसके साथ साथ वेलफेयर स्टेट अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन दोनों का जो उद्देश्य है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उसका जो दर्शन है वो इसमें निहित है। हम दोबारा देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स का जो प्रमुख उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि डीपीएसपी का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके साथ साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद में अगला अंतर देखते हैं हम कि मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों को इमरजेंसी में अनुच्छेद 20 और 21 जो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं, इनके अलावा बाकी सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि मूल अधिकार सीमित होते हैं। इसके विपरीत नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो राज्य के लिए एक ड्यूटी होती है कि राज्य ऐसा करे, लेकिन बाध्यकारिता उसमें नहीं होती है। अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को निलंबित नहीं किया जा सकता, जबकि फंडामेंटल राइट्स को यानी एफआर को और ये डीपीएसपी इनको शॉर्ट में बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला अंतर देखते हैं हम कि जो मूल अधिकार है इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है, अर्थात कोई शासन व्यवस्था ऐसा नहीं कर सकती कि ऐसा मतलब छुआछूत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में ऐसा मानता नहीं करनी चाहिए। तो इनकी जो प्रकृति है मूल अधिकारों की वो नकारात्मक है। प्रकृति अगर देखी जाए तो फंडामेंटल राइट्स की है वो नेगेटिव है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इनकी प्रकृति सकारात्मक प्रकृति के हैं। तो ये भी अपने आप में अर्थात राज्य को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि जो भी संसाधन है, सामाजिक संसाधन है, उत्पादन के साधन हैं, उन सभी का समान रूप से वितरण हो। तो ये हम जो आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में जो बेसिक अंतर है वो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश करी। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि भाग 3 में उल्लेख है, भाग 4 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, इसका अनुच्छेद 4 में 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है। ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये भी आप अंतर का आधार बना सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ टकराव के बिंदु हैं। तो यहाँ टकराव से मेरा मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बड़े हैं। इनको लेकर के कई प्रकार के हमारे यहाँ केसेज भी हुए हैं और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले भी दिए हैं, तो उनको समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपको दो बात बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले 1951 के अंदर एक मद्रास राज्य चंपकम दोराई राजन वर्सेज मद्रास राज्य। इसमें ये चंपकम दोराई राजन एक लड़की है जो जनरल कास्ट की है, ब्राह्मण जाति है। इस बच्ची का एडमिशन कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाती है और ये कहती है कि भाई मेरा एडमिशन नहीं हुआ, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और उसमें यह कहा कि मूल अधिकारों का इसमें उल्लंघन हो रहा है, अर्थात फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो DPSP से बड़े हैं। दूसरा केस जो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि चंपकम दोराई राजन केस 1951 के अंदर जो इसमें कहा गया कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है वो 16 इससे प्रभावित हो रहा है, तो मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो मुझे एडमिशन दिलवाने का कष्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं और नीति निर्देशक तत्व छोटे हैं, इस केस में कहा गया। उसके बाद में टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन के तहत कहा। उसके आगे देखते हैं हम कि मगर संविधान में संशोधन करते हुए मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो इसके अंदर दो चीज़ जोड़ी गई, 31A और 31B। 1951 का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें संसद के द्वारा संसद को यह अधिकार दे दिया कि मूल अधिकारों के अंदर संसद संशोधन कर सकती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए संसद ने जब संशोधन करने का अधिकार मिल गया, तो संसद ने पहला जो संविधान संशोधन था 1951 के अंदर, उसके अंदर 31A और 31B जोड़ दिया गया, क्योंकि 31 जो था वो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड, उसको पहले ही हमारे संविधान में हटा दिया गया। 1951 के अंदर 31A और 31B जोड़ा गया। इसमें आगे क्या होगा, जो चंपाकम दोराई राजन केस 1951 का था, उसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 16 का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी होंगे, DPSP उससे नीचे होंगे। क्योंकि इसी में संविधान में संशोधन करने की ताकत संसद को दे दी गई थी, 31A और B जोड़ा गया। 1951 के अंदर जो पहला संविधान संशोधन किया गया उसमें 31A और B जोड़ा गया। उसके बाद में 25वां संविधान संशोधन जो हुआ 1971 के अंदर, उसके अंदर 31 ग बोलें इसको या आप C बोलें, एक ही बात है। 31 ग को भी अंतः स्थापित किया गया और 31 ग में ये प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा यदि कोई विधि अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने हेतु बनाई गई है, तो वह विधि इस आधार पर शून्य नहीं मानी जाएगी कि अनुच्छेद 14 और 19 और 31 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अर्थात उसमें जो अनुच्छेद 31C जो अंतः स्थापित किया गया 25वें संविधान संशोधन 1971, इंदिरा गांधी जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उसमें कहा गया कि आर्टिकल 39 के जो 2 और 3 जो सेक्शन हैं उसको आर्टिकल 14 और 19 से सुप्रीम माना जाएगा, उससे ये सुप्रीम है, ज़्यादा है, ऐसा आर्टिकल 25 में संविधान संशोधन 1971 में 25वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया। उसके बाद में आगे देखते हैं कि ये 31C अंतः स्थापित किया गया और अनुच्छेद 14 और 19 से इसको प्राथमिकता दी गई। उसके बाद में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें तो हद कर दी गई, और 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो भी इंदिरा गांधी के समय हुआ, और इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को जो अपने इसमें अपन देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई।
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो सभी मूल अधिकारों से क्या हैं, सुपर हैं और या ज़्यादा हैं, या उनकी प्राथमिकता पहले होगी। ऐसा कहा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। लेकिन आगे चल करके एक केस और होता है, मिनर्वा मिल्स केस जो होगा, उसमें ये कहा गया, जब मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के अंदर एक केस हुआ, उसमें 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 जो सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता प्रदान करती थी को अवैध घोषित कर दिया गया। इस मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार का जो केस था 1980 में, इसमें जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स नीचे हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऊपर हैं, इसको अवैध घोषित करते हुए कह दिया गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर जो वरीयता प्रदान की गई है नीति निर्देशक तत्वों को, उसको अवैध घोषित किया जाता है तथा निर्देशक तत्व मूल अधिकारों में संतुलन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। अर्थात ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो हैं, इन दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस होना चाहिए ना, मतलब ये दोनों के अंदर संतुलनकारी एक समावेश होना चाहिए, और इस संतुलनकारी समावेश को भारत के संविधान का मूल ढांचा बना दिया गया। मूल ढांचे का मतलब हुआ बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया। तो एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के अंदर डिसीजन हो गया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों के अंदर अधिकारों में संतुलन को संविधान का मूल ढांचा मान लिया गया। अर्थात इसके अंदर अब ये टकराव की जो स्थिति है वो नहीं है। वर्तमान के अंदर हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में जो टकराव की स्थिति चल रही है वो वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। तो वर्तमान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में से मूल अधिकारों का महत्व अधिक माना गया है। आपसे कोई पूछे कि वर्तमान के अंदर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में से बड़ा कौन है, तो बड़ा आएगा फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं, क्योंकि यह 1980 के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में ये कह दिया गया है कि दोनों के अंदर समन्वय होना चाहिए और इसको संविधान का मूल ढांचा मानना चाहिए। तो वर्तमान के अंदर मौलिक अधिकारों का महत्व है वो अधिक माना गया है, किंतु न्यायालय इस बात का भी ध्यान रखती है कि नीति निर्देशक तत्वों की उपलब्धि के लिए राज्य युक्तियुक्त तरीके से मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 39 ख और 39 ग यानी 2 और 3 39(2) और 39(3) में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता आज भी दी गई है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। एक चीज़ है कि 25 संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था उसमें 31C जो इंसर्ट किया गया था उसको तो कैंसिल कर दिया गया। उससे पहले जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें 31A और B जोड़ा गया था, वो आज भी हैं। उसमें कहा गया था कि ये अनुच्छेद 14 और 19 से प्राथमिक हैं। अर्थात वर्तमान जो स्थिति है उसके अंदर अनुच्छेद 14 और 19 पर फंडामेंटल राइट्स को, नीति निर्देशक तत्वों को फंडामेंटल राइट्स पर प्राथमिकता मिली हुई है। लेकिन अगर महत्व की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स का आज वर्तमान में डीपीएसपी से ज़्यादा महत्व है। अब ये चूँकि आपका चैप्टर था, ये आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करेंगे हम। इसके अंदर हमने 2 बात बताई है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में मौलिक अंतर क्या है और टकराव की स्थिति क्या है, और वर्तमान स्थिति के बारे में हम बात करें तो वर्तमान स्थिति के अंदर मौलिक कर्तव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू।